गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज इज अमेजिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बस चैप्टर का कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हम थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधताएं, डिफरेंट टाइप्स। लिविंग वर्ल्ड के अलग अलग टाइप से अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे इस बारे में अभी पढ़ते हैं। इफ यू लुक अराउंड you will see a large variety of living organisms, be it potted plant, insect, bird, your pet or the other animal and plants। अगर आप अपने चारों ओर ही देखें तो सभी बहुत सारी चीजें हैं लिविंग थिंग्स, और वो एक ही जैसे नहीं है, सब अलग अलग तरह के हैं। हो सकता है वो आपके पौधे हो, गमले में रखा हुआ पौधा, या आपका इंसेक्ट, या कोई चिड़िया, या कोई आपका पेट पालतू जानवर, या कोई और भी जानवर, सभी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। There are several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around। आप 11th में हैं, आपको अभी तक पता है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम खुली आंखों से नेक्ड आई से देख नहीं सकते, पर ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में। If you were to increase the area that make observation in the range and variety of organisms that you see would increase। अगर आप आसपास के ऑब्जर्वेशन के एरिया को बढ़ा देते हैं, मतलब अपने घर के आसपास से थोड़ा और एरिया रेडियस आप बढ़ाते हैं, तो आप और भी अलग अलग वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखिएगा। ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट you would go probably such a much greater number and kind of living organism। अगर आप एक जंगल में जाते हैं, घना जंगल में, तो और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है और ज्यादा होते हैं। each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species। हम जो भी अलग अलग तरह के प्लांट स्पीसीज, प्लांट और एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो हम देखते हैं, वो सभी को हम स्पीसीज कहते हैं। हमारे स्पीसीज का रेंज क्या है? 1.7 से 1.8 तक। बच्चों ये नीट या एम्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर क्वेश्चन आपके 11th में पूछ सकता है, एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी। तो लिखिएगा या फिर सुनिएगा बच्चों। द नंबर एंड एक The number and type of organism present on earth। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि पृथ्वी पे होते हैं या पाए जाते हैं। We should remember that we explore new area and even old one, new organisms are continuously being identified। हमें ये पता है और याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे, हमें नए नए ऑर्गेनिज्म हमेशा ही मिलते रहेंगे। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world। We know plant and animal in our area by their local names। हमें पता है कि ये बहुत तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, और लोकल नेम्स हर एक पौधे का अलग अलग होता है। कहीं पर बंगाली में कुछ और कहते हैं, मराठी में कुछ और कहते हैं, दिल्ली में कुछ और कहते हैं, पंजाबी उन्हें कुछ और कहते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में हो सकता है उस स्पीसीज का नाम अलग अलग हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखिएगा। There is a need to standardize the name of the living organism such that the particular organism is known by same name all over the world। This is called nomenclature। अब सवाल है what is nomenclature? तो पहले तो समझिए nomenclature होता क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। हो सकता है आप अपने एरिया में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस जगह पे आप अपने लोकल जो प्लांट का नाम है, लोकल नेम, वो रखते हैं, पर जब वही चीज वही प्लांट कहीं और, मान लेते हैं पंजाब में उस चीज को देखा जा रहा है, तो वो उस प्लांट को कुछ और कहेंगे। तो इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन। वो उनके लिए क्या होगा? एक कंफ्यूजन की तरह होगा कि आखिर किस प्लांट के बारे में बात किया जा रहा है। इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन सब के पर एक नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया, ताकि
अलग अलग जगहों पर से नाम हटाकर सभी का एक कॉमन नेम रखा जाए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिले, चाहे वो लोकल एरिया हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, हर जगह उस नेम का एक्सेप्टेंस हो। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और naming is the only possible when the organism is described correctly and we know what organism that is attached to. This is called identification. याद रखिए नोमेनक्लेचर कब पॉसिबल है, नोमेनक्लेचर तभी पॉसिबल हो सकता है जब उस ऑर्गेनिज्म को आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी नाम देते, हर एक ऑर्गेनिज्म का आप एक क्लियर नाम दीजिएगा। इस तरह से ऑर्गेनिज्म को पहचानने को ही हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच न्यू नॉन ऑर्गेनिज्म। इसको पढ़ने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक प्रोसेस बनाया जिसके थ्रू हर एक ऑर्गेनिज्म को जिसे हम जानते हैं उन्हें एक साइंटिफिक नेम दिया जा सके। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर प्लांट, साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। इस नाम को रखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, कुछ नॉर्म्स बनाए गए। वो नॉर्म्स जो प्लांट का नाम रखता है वो किसके द्वारा नॉर्म क्राइटेरिया और प्रिंसिपल बनाया गया? तो यह बनाया गया इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये जो है प्लांट के जो नोमेनक्लेचर होता है ये ICBN के द्वारा किया जाता है। बच्चों ICBN का फुल फॉर्म 11th के पेपर्स में आता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एनिमल का टॉक्सोनॉमी का नाम जो रखा गया वो रखा गया इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ICZN। किसके द्वारा रखा गया? एनिमल का रखा गया आपका ICZN के द्वारा एनिमल का नोमेनक्लेचर किया गया। तो प्लांट का नोमेनक्लेचर किया गया ICBN के द्वारा और एनिमल का किया गया है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। This scientific name ensures that each organism has only one name. इन्होंने खासकर ये ध्यान दिया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। Description of any organism should enable the people to arrive the same name. तो जब इस तरह के डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा तो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ही क्यों ना हो, पर सभी का एक नाम ही रहेगा, सेम नेम। They also ensure that such a name has not been used for any other organism. ये इस चीज को भी इंश्योर कर देते हैं कि ये नाम कहीं और यूज न हुआ हो या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म को सेम नाम से रिप्रेजेंट न किया गया हो। Biologists follow universal accepted principle to prove scientific name to non-organism. तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूनिवर्सली मतलब दुनिया भर में कुछ कानून बनाए जाते हैं, उसे फॉलो करते हैं इस तरह के नेम रखने के लिए। नेम रखने के लिए दो कंपोनेंट होता है, पहला है जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो दो कंपोनेंट है इसको कहते हैं हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस इज गिवन बाय कार्लोस लिनियस। तो बच्चों ये बहुत बार पूछता है, नीट में भी पूछा गया है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया है? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया है। This naming system using two-word format was found convenient. Let us take the example. एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मैंगो है। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पर जो मैंजीफेरा है वो इंडिकेट करता है जीनस का नाम, जबकि इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज का नाम। तो मैंजीफेरा इंडिका जो है, इसमें मैंजीफेरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका जीनस का नाम और इंडिका रिप्रेजेंट करती है आपके पार्टिकुलर स्पीसीज का नाम। तो ये रूल जो है नोमेनक्लेचर का किस तरह से है जरा समझिएगा, एग्जाम में 11th के लिए ये चीज पूछा जाता है, तो फोकस कीजिएगा।
बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर या फिर बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम्स जो दिए जाते हैं वो जनरली किस भाषा में दिया जाता है? लैटिन में। और लिखा किस भाषा में जाता है? इटैलिक्स भाषा में। पर बच्चों, क्योंकि हम ना तो लैटिन जानते हैं ना सब कोई पूरी दुनिया में इटैलिक्स लिखते हैं, तो जब जनरली हम इसे लिखते हैं तो इसे कैसे लिखा जाता है? द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला नाम, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। बच्चों यहाँ मैंजीफेरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसका नाम? जीनस का नाम। और इंडिका रिप्रेजेंट करती है स्पीसीज का नाम, स्पेसिफिक एपिथेट। बच्चों ये 4 पॉइंट्स होंगे, उसको आपको याद करना है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन, जब भी हम इस नाम को हाथ से लिखते हैं तो इस नाम के नीचे अंडरलाइन करते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं? अंडरलाइन। और अगर हम इसे प्रिंट आउट निकालते हैं तो हम निकालते हैं वर्ड को इटैलिक्स में करके, ताकि रिप्रेजेंट करता है कि ये लैटिन ओरिजिन से है। आगे पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो पहला नाम जो कि रिप्रेजेंट करता है जीनस को, उसे हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर में, जबकि बाकी सभी नाम स्मॉल लेटर में होता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पर एम जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो स्मॉल लेटर में है। नेम ऑफ द ऑथर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। बच्चों जब एग्जाम में पूछेगा तो यही 4 पॉइंट लिखना है आप लोगों को। ये पॉइंट बस समझने के लिए है कि जब हम लोग कभी भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो लास्ट में हम ऑथर का नाम लिखते हैं, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये लिन रिप्रेजेंट करता है कार्लस लीनियस को, कार्लस लीनियस को ये नाम रिप्रेजेंट करता है। Since it is nearly impossible to study all the organisms, it is necessary to devise some mean to make it possible. पॉसिबल ही नहीं कि आप सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ लें, पर इन्हें पढ़ना था तो हमने इसे डाला क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन क्या है? यह एक प्रोसेस है जिनमें हम चीजों को अलग अलग ग्रुप में डालते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स। उनके कैरेक्टर्स क्या है इस पे हम उन्हें अलग अलग ग्रुप में डालते हैं। क्लासिफिकेशन बच्चों याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन। ऐसे ये चैप्टर ज्यादा वेटेज का है नहीं, बट फिर भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, क्लासिफिकेशन के तौर पे, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट और इंसेक्ट। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। जैसे जब आपको कहता है कोई प्लांट, प्लांट क्या है? एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। कैसे? इनके जड़ होते हैं। जब भी कोई आपको प्लांट कहता है क्या समझते हैं? प्लांट के जड़ होता है। और क्या समझते हैं? प्लांट लंबे लंबे होंगे, है ना, उनमें पत्ते होंगे। ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो हम किसी भी चीज को प्लांट कहते हैं। इसी चीज, जो भी अलग अलग चीजें हम समझते हैं, इसे ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब आप डॉग कहते हैं तो आप क्या सोचते हैं? 4 पैर होगा, भौंकेगा, है ना, जीभ थोड़ा सा बाहर रहता है डॉग्स का। कैट में ऐसे ही कुछ आइडियाज हैं, यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब कुछ यूज करते हैं, जैसे टेक्सा क्या होता है? द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। तो क्लासिफिकेशन क्या हुआ? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस हुआ जिसमें हम अलग अलग ग्रुप में चीजों को डालते हैं। अब इन्हीं ग्रुप को हम कहते हैं टेक्सा। तो बच्चों पूछता है एक्सप्लेन टेक्सा, तो बोलिएगा टेक्सास आर दी टर्म फॉर दीज कैटेगरीज। कैटेगरीज को ही हम क्या कहते हैं? टेक्सा। जैसे प्लांट एक क्या है? टेक्सा है। वीट क्या है? एक टेक्सा है। एनिमल, मैमल्स, ये सब क्या है? एक टेक्सा है। Hence based on category,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम हर एक चीज को अलग अलग टैक्सा में बांटते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। बच्चों अब यहाँ पर एक चीज मन में आता है कि क्लासिफिकेशन, किस तरह से क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी अंतर में। जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन शुरू किया होगा तो पहले हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स बनाए होंगे, ये प्लांट किंगडम है, ये एनिमल है, इस कैरेक्टर्स को हम डॉग कहेंगे। ये सब जो है ये टैक्सा होते हैं। इन टैक्सास को में जब हम चीजों को डालते हैं उस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। और बहुत सारे टैक्सोनॉमी जो मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। बच्चों समझ में आया? क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुप। जब हम क्लासिफाई करते हैं चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टैक्सा तो हम इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। और यही प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी किस किस भी चीजों पे डिपेंड कर सकती है? तो बच्चों टैक्सोनॉमी के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं कि किस किस चीजों पर क्या क्या डिपेंड करेगा। इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं। चलिए इन चीजों को अभी समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। जैसे कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल स्ट्रक्चर, along with the structure of cell, development, process, ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि एक्सटर्नल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस क्या है, इन सभी को मिला के टैक्सोनॉमीज बनते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सभी बेस्ड होते हैं टैक्सोनॉमी पे। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फिर हम उस एनिमल को या प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद क्लासिफाई करने के बाद नोमेनक्लेचर भी इसका एक पार्ट है। तो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कुछ नया चीज नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग more and more about the various kind of organisms, particularly with reference of their own use. Hence, earliest classification will be based on uses of these organisms. इसकी जरूरत नहीं है बेटे, आगे देखते हैं। Human being were since long and only interested in knowing more different kind of organisms and their diversities. हम शुरू से एनिमल का यूज पहले कभी फूड में करे हैं, कभी ऑर्गेनिज्म का यूज डोमेस्टिकेशन में करते हैं। हर एक चीज में हम लोग उनका यूज करते हैं और इंसानों ने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरह से यूज किया है। The branch of study was referred to as systematic. The word systematic is derived from Latin word systema, which means systemic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Nature as a title of his publication. उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम टाइटल था Systema Naturae. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. सिस्टमाइज किया गया, चीजों को सिस्टमाइज किया गया ताकि चीजों को पढ़ना आसान हो, आइडेंटिफाई करना आसान हो, नोमेनक्लेचर नाम रखना आसान हो, या बाद में क्लासिफाई करना भी आसान हो सके, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हमें पता है ऑल द थिंग्स डिपेंड अपॉन दिस इवोल्यूशन। सो चीजों को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर किया गया। टैक्सोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक, अभी हमने टैक्सा पढ़ा, अब हम इस चीज को और डिटेल में समझते हैं। बच्चों क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ
स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। हमें पता है क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं हो गया कि हमने एक बार में सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया और हो गया, नहीं, धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म मिलते गए, स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें क्लासिफाई करते चले गए और फाइनली में जाकर ये एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन सका। सिंस द कैटेगरी इज अ part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all the category constitute together taxonomic hierarchy। आपको पता है टेक्सा डिफरेंट टेक्सा बने और ये सभी पार्ट हुए टेक्सोनोमी के। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और टेक्सा को ही हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि सबसे छोटी चीज जो है वो क्या है, टेक्सा ही है। टेक्सा को क्या कह सकते हैं हम, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनोमिक ये छूट गया, इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, जैसे कि मैंने कहा, या फिर टैक्सा। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सा है या फिर टैक्सॉन है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप, इंसेक्ट एक ग्रुप है, शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ ज्वाइंट लेग। इंसेक्ट एक ग्रुप है जिसका एक फीचर क्या है, 3 पेयर ऑफ लेग्स। मतलब जब भी आप किसी भी 3 पेयर ऑफ लेग्स के बारे में बात कीजिएगा तो आप उसे क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा उसे इंसेक्ट। क्या बोलिएगा, इंसेक्ट। आगे देखते हैं। इट मीन इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट व्हेन we object which can be classified and give a rank or category. Can you name some other group of organisms? Remember, group represent category. याद रखिएगा, ग्रुप का मतलब होता है कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे पहले ही बोला है कि टैक्सॉन ही क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। These taxonomic groups are categorized distinctive biological entities and not merely morphological aggregate. Taxonomical studies of all non-organisms have led to the development of common categories. स्क्रीन से ये डिलीट कर देते ताकि पढ़ाई में इजी हो सके। Taxonomic studies of all organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इन्हीं सब से, इन्हीं टेक्सास के बेसिस पे हमने इन सब चीजों को पढ़ा है और पढ़ने वाले हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन प्लांट एंड एनिमल हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज है। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. हमने किस बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा है, चलिए उसी चीज को अब समझते हैं स्पीसीज के द्वारा। पहला जो कैटेगरी है, जो लोवेस्ट रैंक कहा गया है, वो है स्पीसीज। समझते हैं। टेक्सोनोमिकल स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। बेसिक सिमिलरिटीज जिसमें पाए जाएंगे वो स्पीसीज होंगे। One should be able to distinguish one species from the other related species based on distinct morphological differences. तो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से किस तरह से अलग होते हैं, तो based on their morphological difference. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum, इसको हम पोटैटो का दूसरा नाम है, Panthera leo जो लायन फैमिली है। All the three indica, tuberosum and leo represent species epithet, while the first letter Mangifera, Solanum और Panthera are genera. तो जो पहला लेटर है वो जीनस का नाम है और दूसरा नाम स्पीसीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए है। Each genus may have one or more than one specific epithet. हर एक जीनस में एक
या एक से ज्यादा स्पीसीज इंक्लूड हो सकते हैं, बट हैविंग morphological similarities. For example, Panthera has specific epithet tigris. Solanum has include nigrum and Melonginella. Human being belong to species sapien. होमो सैपियन से सैपियन और जीनस का नाम है होमो। तो टोटल नाम साथ में क्या आया ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए होमो सैपियंस। आप क्या समझे स्पीसीज से? स्पीसीज से हमने सीखा कि इट इज द लोएस्ट रैंक दैट इज असाइंड टू एनी नोमेनक्लेचर। तो सबसे लोएस्ट रैंक असाइन किया गया है वो है स्पीसीज। फिर हमने नोमेनक्लेचर के बारे में समझा कि अगर कोई नाम है तो पहला नाम रिप्रेजेंट करता है, पहला नाम जो रिप्रेजेंट करता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नाम रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। इनमें कैरेक्टर्स कॉमन होते जाते हैं। We can say that genera are aggregate of closely related species. For example, Potato and Brinjal are two different species but belong to the same genus Solanum. देखिए अब पोटैटो और ब्रिंजल दोनों के स्पीसीज अलग अलग हैं पर दोनों ही एक ही जीनस सोलेनम जीनस से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन और पैंथरा, लायन और लियोपार्ड और टाइगर तीनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं, लियो, पार्डस और टिग्रिस, पर तीनों का जीनस सेम है। कौन सा जीनस है? पैंथेरा जीनस। अब समझते हैं फैमिलीज। फैमिलीज क्या होंगे? इनमें मोर रिलेटेड जिनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। स्पीसीज और जीनस से मोर सिमिलरिटीज इसमें पाया जाएगा। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species। ये इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज किस पे बेसिस होते हैं? तो वेजिटेटिव कैरेक्टर एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं उस पे। थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेचूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेशिया। अब देखिए हमने वहां पे पढ़ा था कि पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो एक ही जीनस से हैं, सोलेनम जीनस। और दोनों के स्पीसीज क्या है? इसके स्पीसीज और इसके स्पीसीज, दोनों के स्पीसीज अलग अलग है। अब फैमिली की बात करें तो हो सकता है चाहे वो सोलेनम जीनस हो, चाहे पेचूनिया जीनस हो, या फिर जीनस धतूरा ही क्यों ना हो, तीनों को एक ही फैमिली सोलेनेशिया फैमिली के अंदर लाया जाता है। एनिमल में बात करें तो पैंथेरा, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, इन सबको एक ही जीन, ये जो अलग अलग जीनस है उन्हें भी फेलिस फैमिली है फेलिडे का। तो अगर हम बात करें लायन, टाइगर, लियोपार्ड, तो ये चाहे फिर कैट भी है ना, ये सभी एक ही फैमिली के पार्ट हैं, उस फैमिली को कहते हैं फेलिडे। तो आप समझ सकते हैं इनमें सिमिलैरिटीज कैसे होता है। You will find some similarities and some difference as well. That they are separated into two different family. Felidae family जो है जिसमें cat include होते हैं, और Canidae family, Canidae family में dog include होते हैं। अब हम पढ़ने वाले ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होगा? मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक देन द स्पीसीज, जीनस और फैमिली से यहां पर पाया जाएगा। जनरली order and other higher taxonomic character are identified based on aggregate of characters. Order being a higher category is assemblage of families which exhibit a similar character. The similar character are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniae इन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, पहले तो स्पीसीज अलग अलग थे और सारे स्पीसीज मिलकर एक जीनस का फॉर्मेशन कर रहे थे। अलग अलग स्पीसीज जो है वो एक जीनस के अंदर हम पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा कैसे अलग अलग जीनस को हम एक फैमिली के अंदर पढ़ते हैं।
फिर हमने देखा कैसे अलग अलग फैमिलीज को हम अंडर वन सेक्शन और हेडिंग ऑर्डर के अंदर हम पढ़ते हैं। अगला जो हेडिंग है हायर कैटेगरी वो है क्लास। तो क्लास की बात करें तो दिस इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइज मंकी गोरिल्ला एंड गिबन विच इज प्लेस्ड अंडर मैमल्स। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑर्डर, जैसे कि एक प्राइमेटा जिसके अंदर मंकी गोरिल्ला और गिबन तीनों आते हैं, उसे हम क्लास मैमल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। जबकि कार्निवोरा जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग ये भी मैमल्स के अंदर आते हैं। तो आप देख सकते हैं दो अलग अलग ऑर्डर्स होने के बावजूद, एक प्राइमेटा और दूसरा ऑर्डर है कार्निवोरा, ये ऑर्डर्स कितने हैं, दो ऑर्डर है, पर इन दोनों ऑर्डर को अंडर एक ही क्लास मैमल्स के अंदर रख सकते हैं। अगला है हमें जो पढ़ना है वो क्लास है फाइलम। Class will comprise animal like fish, amphibian, reptiles, bird along with mammal constitute with higher category called phylum। ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है जिसको हम फाइलम कहते हैं। Based on common feature like presence of notochord and dorsal hollow neural system as classified in phylum code data, इसके बारे में आप चैप्टर 4 में आप पढ़िएगा जब हम लोग एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे, डिस्कवर करेंगे तब। In case of plant, classes with similar characters are assigned with higher category called division। तो बच्चों आखिरी जो सबसे ऊपर का है वो है किंगडम। बच्चों आपको ये ऑर्डर याद रखना है, सबसे पहले सबसे लोएस्ट स्पीसीज, फिर है जीनस, फिर है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और आखिरी में आता है किंगडम। आप लोग अलग अलग न्यूमेरिक्स से याद कर सकते हैं। मैंने जो न्यूमेरिक्स यूज किया था इसको याद करने के लिए वो था SG4DK। S रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज, G रिप्रेजेंट करता है जीनस, 4 में F फैमिली के लिए था, O आपको रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर, बीच में क्लास होता है, क्लास, D से होता है डिवीजन और K से होता है किंगडम। तो एक बहुत ही फेमस बैट्समैन होते थे पहले, दिनेश कार्तिक, तो हम लोग उसके लिए कह सकते हैं SG एक बल्ले का नाम था, बैट कंपनी अभी भी है SG कंपनी की। तो SG4 क्लास DK, मतलब SG का बल्ला सिर्फ क्लास बैट्समैन के लिए होता है, DK के लिए। तो SG4 क्लास DK याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, या ध्यान दीजिए बच्चों, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज 11th। और ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है ये भी नीट में बार बार पूछा जाता है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है, किस तरह से अरेंज होता है। तो याद रखिए SG4 क्लास DK, SG4 क्लास DK। आगे पढ़िएगा, इसमें हम कुछ नेम है, उसको बायोलॉजिकल नेम, उसका जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है और फाइलम क्या है। तो मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होता है होमोसैपियन, और इसका जीनस जो पहला नाम है वही जीनस नेम होता है, तो होमो। फैमिली यहाँ पे होमोनिडे है, फैमिली में गौर कीजिएगा ए ई लगता है, होमोनिडे, मुस्किडे, एनाकार्डिसिए, पोआसिए, ये ए ई लगता है, वो फैमिली के लिए ए लास्ट में आता है। तो ह्यूमन पढ़ रहे थे, फैमिली है होमोनिडे, ऑर्डर है प्रीमेटा, क्लास है मैमेलिया, और फाइलम जो अंडर आते हैं ये अंडर कॉर्डेटा पढ़ते हैं हम इसे। हाउस फ्लाई को हम कहते हैं मुस्का डोमेस्टिका, जीनस नेम पहला होता है तो मुस्का, फैमिली होता है मुस्सीडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम होता है ऑर्थोपोडा। अगला जो है मैंगो, तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मैग्निफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इसका जीनस नेम है, फैमिली होती है एनाकार्डिशिए, ऑर्डर है बाबू स्पिंडेल्स, और क्लास जो इसके अंदर आता है ये वह है डाइकोटिलोडिनेट, फाइलम है बाबू एंजियोस्पर्म, इंपॉर्टेंट है। विट को हम कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, पहला नाम फिर से क्या कहलाएगा, जीनस, तो ट्रिटिकम, फैमिली होता है पोआसिए,
ऑर्डर है पोल्स, क्लास है मोनोकोटिलिडने और डिवीजन है एंजियोस्पर्म। इतना ही आपके चैप्टर 1 में। जितना मैंने पढ़ाया है अगर आप इतना समझ पाए तो एक लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमें पता